हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंदार आप सभी का आसान फिजिक्स हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज जिसमें बात करेंगे जेई मेंस के लिए जो पीवाईक्यू हैं वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, इलेक्ट्रोस्टैटिक से। जो हमने सीक्वेंस बनाया है उसमें जो ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर हैं उसको हम पहले लेते हैं, और जो जिन चैप्टर्स का वेटेज थोड़ा सा कम है या जिनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको हम लास्ट में देखते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं 12th के पहले चैप्टर से, इलेक्ट्रोस्टैटिक से। तो आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे और सेम कॉन्सेप्ट पे जेई ने 2025 से 2010 तक जो क्वेश्चंस पूछे हैं उन सभी का हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें जिससे हमको मोटिवेशन मिले और हिंदी मीडियम के लिए आने वाली वीडियो और ज्यादा से ज्यादा हम बना सकें। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कूलाम्स लॉ। तो बेसिक प्रॉपर्टी से बात करते हैं। कूलाम्स लॉ, व्हाट डू यू मीन बाय कूलाम्स लॉ? कूलाम लॉ का क्या मतलब है? दो आवेश हैं Q1 और Q2 जो r दूरी पर रखे हैं। तो कूलाम के नियम के अनुसार जो बल लगता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। अगर यही माध्यम में लगाना है, ये तो वायु या निर्वात में बल होता है, सेम बल को अगर हम माध्यम में उपयोग करेंगे तो आपका माध्यम लेना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इकाई की बात कर लें तो इकाई न्यूटन होती है, चाहे हम एसआई सिस्टम में इकाई न्यूटन होती है, चाहे वायु निर्वात में बात किया जाए या किसी माध्यम में बात किया जाए। समझ गए बच्चों? तो देखो आगे बात करते हैं। अब हमने क्या डिस्कस करना है, इसमें किस किस की जरूरत पड़ेगी? तो जरूरत पड़ेगी एक सतत आवेश वितरण की। सतत आवेश वितरण क्या होता है कि जब आवेश किसी रेखा पर या किसी, क्या बोल सकते हैं, रिंग पर, ठीक है, उसके लंबाई के अनुदेश वितरित हो या रिंग की परिधि पर वितरित हो, ठीक है, वलय बोल सकते हैं हिंदी में, रिंग को क्या बोलते हैं, वलय की परिधि पर वितरित हो, तो रेखीय आवेश वितरण होता है लैम्डा इक्वल टू dq/dl और लैम्डा इक्वल टू q/l। अगर वलय पे वितरित होता है तो लेमडा इक्वल टू dq/dl। अब आपको पता है वलय का जो लंबाई है वो परिधि के बराबर होगी, और परिधि के बराबर होगी तो लेमडा इक्वल टू q/l। ये आपका लेमडा का फॉर्मूला आ जाएगा। इकाई की बात कर लेते हैं, तो इकाई क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, देखिए कूलाम प्रति मीटर, ये इसकी इकाई बनेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। सतत आवेश वितरण में दूसरा जो प्रकार है वो पृष्ठीय आवेश वितरण की बात कर लेते हैं। और पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है? जब आवेश आपका क्या है, किसी सतह पर वितरित हो, किसी पृष्ठ पर वितरित हो, तो उसको हम पृष्ठीय आवेश वितरण बोलते हैं। अब अगर इसमें एक छोटा सा भाग लिया जाए, एक छोटा सा एलिमेंट या अल्पांश काट लिया जाए, तो जो सतत आवेश वितरण है सिग्मा इक्वल टू dq/ds। और इकाई की बात करें तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। सिग्मा इक्वल टू, पूरे की बात कर लें तो आवेश बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया को पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। और पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे तो अगर आपके पास क्या है, आपके पास अगर हमने कहा कि स्फीयर है, ठीक है, क्या है, स्फीयर, होलो स्फीयर है, मतलब खोखला गोला है, और खोखला गोला है तो आएगा आवेश बटे 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन अगर आयतन आवेश वितरण की बात करें तो यहाँ पे ठोस गोला लिया गया है, और आयतन आवेश वितरण के लिए आवेश बटे आयतन, आयतन अगर ठोस गोला है तो आप क्या लिखेंगे, 4/3 पाई r क्यूब। ये बेसिक्स की हमको जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें वितरण, सतत आवेश वितरण की बात हो गई। नेक्स्ट हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे कि आपने जैसे किसी को आवेश दिया तो आवेश देने पर आपने तीन विधियां पढ़ी थी, प्रेरण, चालन और घर्षण। तो प्रेरण, चालन और घर्षण हम क्वेश्चन के साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे। ये देखिए जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, चित्र में दर्शाए अनुसार एक अनियमित धात्विक चकती है पर विद्युत आवेश वितरित किया गया है या हस्तांतरित किया गया है। यदि प्रदत्त बिंदुओं पर आवेश घनत्व σ1, σ2, σ3 और σ4 है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनिए। अब ये विकल्प हमने साइड में लगा रखे हैं, इनमें से आपको चुनना है। अब देखिए पृष्ठीय आवेश वितरण की जब भी बात की जाए तो पृष्ठीय आवेश वितरण का मतलब होता है सिग्मा। अभी बताया पृष्ठीय आवेश वितरण का मतलब है क्या है यहाँ पे, तो पृष्ठीय आवेश वितरण से मतलब है आपका यहाँ पे कि हम सिग्मा के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर आप सिग्मा के बारे में बात कर रहे हो तो सिग्मा जो है वो क्या है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है,
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दर्शाए अनियमित चक्रिका है और चक्रिका में उसकी क्या होगी, रेडियस होगी, त्रिज्या होगी। तो इसको हम बोलेंगे आर ओ सी। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, आर ओ सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर ओ सी इसके इन्वर्सली होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर के इन्वर्सली होता है तो आप देखेंगे इसका अगर आप अनुपात लिखें तो हम लिख सकते हैं R1 सबसे कम है इसकी त्रिज्या। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या इसकी सबसे कम है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो आपका आएगा R3, फिर हम बात करेंगे तो आएगा आपका R2 इक्वल टू, बात करेंगे तो आएगा R4। ये इसका क्रम हो गया। ठीक है, किसका क्रम हो गया यहाँ पे, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्रम हो गया R4। थोड़ा सा अच्छे से देखे तो अलग कलर का यूज कर लिया, ये हो गया R4। अब हमको सिग्मा का ऑर्डर चाहिए तो देखो इसका व्युत्क्रमानुपाती है तो सिग्मा का ऑर्डर आपका क्या बनना चाहिए, सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 3, समझ आ रहा है आपको, ग्रेटर देन सिग्मा 2। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं तो सिग्मा का ऑर्डर भी आपस में इनके लिए क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। और अगर सिग्मा का ऑर्डर इनके लिए बराबर आना चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू सिग्मा 4। ठीक है, इक्वल टू सिग्मा 4, सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 3 ग्रेटर देन सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 4। अब हम ऑप्शन पे जाते हैं और चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए ऑप्शन पे जाएंगे तो पहले ऑप्शन में आपके पास बोला गया है सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3। क्या बोला गया है, सिग्मा 1, सॉरी सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 3, सेटिस्फाई कर रहा है। फिर बोला गया है सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 4, ये भी ठीक है। दूसरे ऑप्शन में बोला गया है सिग्मा 1, देखिए सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2, तो देखिए हमने यहाँ पे सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2। ठीक है, फिर आपको बोला गया है कि सिग्मा 3 ग्रेटर देन सिग्मा 4, सिग्मा 3 सिग्मा 4 से ज्यादा ही आएगा। क्लियर है आपको ये वाली बात, तो ये भी सही है। फिर ये ऑर्डर हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 3 ग्रेटर देन सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 4। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या आंसर मैच करना चाहिए, देखो पहला भी आप सही स्टेटमेंट है, सेकंड भी सही है और तीसरा भी सही स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या है, डी वाला गलत है और ई वाला भी गलत है, इक्वल भी नहीं है। तो आपका आंसर होगा केवल ए, बी और सी, डी आपका सही उत्तर इस केस में। समझ गए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो एक छोटे बिना आवेश वाले गोला एक समान गोले के संपर्क में रखा गया है। तो आपको ऐसा बोला गया है कि एक गोला है, यहाँ पे इस तरह से ये गोला है, इसी संकेंद्रीय गोले के पास कोई दूसरा गोला इसके संपर्क में रखा है, ऐसा आपसे बोल रहे हैं। तो हम इसके संपर्क में एक और गोला रख देते हैं। तो देखिए ये दूसरा गोला है और आपने क्या किया, इन दोनों गोलों को आपस में संपर्क में रख दिया। जैसे ही आप संपर्क में रखोगे तो कौन सी क्रिया होने वाली, यहाँ पे चालन। कौन सी क्रिया होगी, चालन। और चालन में आवेश का वितरण हमेशा उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर होता है, तो यहाँ पे चालन क्रिया हो रही है। अब इसका जो आवेश आपको दिया गया था वो था 4 गुणा 10 की घात -8 कूलाम। तो यहाँ पर अगर दोनों संकेंद्रीय समान गोले हैं, समान गोले हैं तो आपको पता है आवेश का वितरण कैसे होता है, बराबर बराबर होगा। और बराबर बराबर होगा तो 4 था तो 2 इस पर, 2 और 2 इस पे आ जाएगा और फिर उसे इस दूरी से हटाया जाता है। ठीक है, फिर उसे इस दूरी पर हटाया जाता है ताकि उनके बीच प्रतिकर्षण इतना लग सके। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को हटा देना है और ऐसे हटाना है कि इन पे जो प्रतिकर्षण बल का मान है वो प्रतिकर्षण बल का मान कितना आना चाहिए। तो ये आपने यहां से इन दोनों को हटा दिया। जैसे ही आपने हटाया तो दोनों के बीच में समान आवेश है और समान आवेश है तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होने लग जाएगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो प्रतिकर्षण बल लगेगा तो आपसे क्या पूछ रहे हैं इसमें कि भाई वो दूरी बताओ। क्या पूछ रहे हैं कि आप वो दूरी बताओ जिसमें जो बल का मान है वो 9 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन हो जाए। बहुत सिंपल है, आपको दूरी बतानी है, मतलब आर का मान आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, अगर आर का मान पूछा गया, इसका आवेश कितना है 2, 4 था ना तो बराबर बराबर कर दिया था, तो 2 गुणा 10 की घात -8 कूलाम
और इसका 2 गुणा 10 की घात -8 कूलाम। क्लियर है? अब सिंपल हमको कूलाम का नियम ही तो लगाना है, आंसर आ जाएगा। और कूलाम का नियम क्या है? F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हम सभी जो भी मान दिए गए हैं वो सारे मान इसमें रख लेते हैं। तो देखिए मान कैसे रखना है यहाँ पे, तो पहला बल का जो मान है 9 गुणा 10 की घात -3, के का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान आप क्या लिखेंगे 2 गुणा 10 की घात -8, और Q2 का मान भी क्या लिखेंगे 2 गुणा 10 की घात -8 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। बोलो समझ आ रही है बात? बहुत सिंपल है ये तो। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 9 से ये 9 काट दिया आपने, ठीक है। -3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 10 की घात -5 आ जाएगा, प्लस के 9 से ये कट जाएगा और ये भी जाएगा तो 10 की घात -4 आ जाएगा। ये समझ गए? अब देखिए आप कहेंगे ये तो बहुत सिंपल हो गया सर, तो 2 दूनी 4 इंटू 10 की घात -4, आर पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, और रूट लग जाएगा तो इसके बाद का सॉल्यूशन इधर बना देते हैं, आर इक्वल टू अंडर रूट। क्या बनेगा? आर इक्वल टू अंडर रूट 4 गुणा 10 की घात -4, तो आर इक्वल टू 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर। ये आपका आंसर है। अब आप कहोगे आंसर तो सेंटीमीटर में है, तो कोई बात नहीं, -2 हटाएंगे जैसे ही आप, तो आंसर आ जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। और अगर आपका आंसर 2 सेंटीमीटर आ रहा है तो आपसे पूछे बताओ भाई कौन सा आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके, ये जेईई मेंस 2025 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभी। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ये जेईई ने 2025 में पूछा है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन था वो बोनस था, क्योंकि एक्चुअली जो नंबर दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ये आंसर नहीं मिल रहा था, इसलिए बोनस था। बट हम सॉल्व कर लेते हैं। इसकी जगह अगर -13 की जगह +44 कर दिया जाए तो आपका यहाँ क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको ट्राई कर लेते हैं एक बार। क्या बोला है क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। आप भी ट्राई करिए। क्या बोल रहे हैं, एक सकारात्मक आयन ए और एक नकारात्मक आयन बी, एक मतलब पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, उनके आवेश आपको दिए गए हैं और द्रव्यमान दिए गए हैं। एक समय पर आयन एक निश्चित दूरी r से अलग हैं, उस समय मतलब एक निश्चित दूरी r पर है, आप ऐसे समझिए, उस समय इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, ठीक है, स्थिर वैद्युत बल का परिमाण गुरुत्वाकर्षण बल के परिमाण के अनुपात को क्या लिखा गया, P गुणा 10 की घात 44 रूप में व्यक्त किया गया है। जहां P का मान बतलाइए, तो आपको क्या बताना है, P का मान बताना है यहाँ पे कि कितना होगा। अब देखिए आपको पता है कि सबसे पहले अगर हम स्थिर वैद्युत बल लिखते हैं तो आपको पता है स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये स्थिर वैद्युत बल होता है। और अगर आपसे कहें यहाँ पे कि गुरुत्वाकर्षण बल लिख के बताइए, तो आप कहेंगे सर वो भी सिंपल है, गुरुत्वाकर्षण बल एफ जी गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और एफ जी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि इनका अनुपात चाहिए। क्या चाहिए? अनुपात चाहिए। अनुपात के लिए आपको क्या करना चाहिए, अनुपात निकालने के लिए आपको इसका भाग देना चाहिए। किस किस का? स्थिर वैद्युत बल का भाग देना चाहिए, एफ ई अपॉन एफ जी, इसका भाग देना चाहिए। क्लियर है? समझ गए? तो देखिए भाग देंगे जब हम, तो स्थिर वैद्युत बल आप क्या लिखेंगे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और गुरुत्वाकर्षण बल क्या लिखेंगे, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों समझ आ रहा है आपको? अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को अगर हम कैंसिल करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू रह गई वो क्या है, के Q1 Q2 अपॉन जी m1 m2, ये वैल्यू रह गई आपके पास में। चलिए डेटा पुट करते हैं वैल्यू के लिए। तो डेटा पुट करेंगे तो ये बनेगा एफ ई अपॉन एफ जी,
और एफ ई अपॉन एफ जी जो है वो क्या बनना चाहिए, के मतलब 9 × 10⁻⁹ Q1 आवेश की बात कर लेते हैं। Q1 कितना है, 6.67 इंटू 10⁻⁻19 ये है Q1। और अगर आप इसमें Q2 की बात करते हैं तो Q2 की वैल्यू क्या है, थोड़ा सा स्पेस कम है तो हम इसको यहीं लिख देते हैं इनटू। तो Q2 की वैल्यू डालेंगे तो Q2 की वैल्यू क्या है, 9.6 इंटू 10⁻⁻10। क्लियर है। डिवाइडेड बाय डिवाइड में क्या लिखेंगे आप, तो देखिए हम डिवाइड में लिखते हैं जी मतलब 6.67 10⁻⁻11 ये जी की वैल्यू हो गई। अच्छा जी, और अगर जी की वैल्यू लिखी तो नेक्स्ट m1 कितना लिखेंगे आप, तो आपको m1 लिखना चाहिए 19.2 इंटू 10⁻⁻27 इनटू, और Q2 की वैल्यू M2 की वैल्यू क्या लिखनी चाहिए, तो M2 की वैल्यू आपके पास है 9 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, अभी इसको हटा देते हैं। आप इतना देखिए, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये आपको दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप से आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगा। 6.67 से 6.67 कैंसिल हो गया। समझ आया प्यारे बच्चों, क्लियर है। आप कैलकुलेशन करिए फटाफट से। 9 से ये 9 कैंसिल हो गया। अब क्या रहता है, 9.6 से आपने 19.2 को कैंसिल किया तो ये 2 टाइम्स ये कैंसिल हो गया। अच्छा, -10 से इसको कैंसिल किया तो 10 की पावर -1 और ये हो गया -1 और -19, ये टोटल बना -20 और -20 से इसको कैंसिल किया तो 10⁻⁻7। तो आपके पास क्या बचा, एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल टू, और एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल टू आप लिखेंगे तो आपके पास ऊपर क्या रहा, देखिए ये सारे टर्म कैंसिल हो गए हैं तो आपके पास यहाँ पे रहा 1/2 इंटू -11 और -7, या आप -27 और -11 माइनस का 38, और 38 में 7 और ऐड कर दो तो 10⁻⁻45। क्लियर है। अब देखिए इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं अगर, तो 1/2 -45 को ऊपर लिखेंगे तो 10 की पावर +45 आ जाएगा। और +45 को आप और सिंप्लीफाई करें तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, थोड़ा स्पेस कम है तो इधर लिख देते हैं इस बात को, कि हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 10 आप इसमें ले लीजिए तो एफ ई बाय एफ जी क्या बनेगा, एफ ई डिवाइडेड बाय एफ जी इज इक्वल टू, एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल टू 10 लिखेंगे तो यह आ जाएगा 10/2 10⁻⁴। कैंसिल कर दो 5 आ जाएगा तो पी की वैल्यू 5 हो जाएगी। ओके, लेकिन ये जो पेपर में आया था क्वेश्चन तब इसमें बोनस मार्क्स था क्योंकि ये पावर गलत दी गई थी इसमें। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ठीक है। आप कूलाम्स लॉ का थोड़ा सा भी, अगर कूलाम्स लॉ में आप बेसिक भी जानते हैं तो ये हो जाना चाहिए। दो समान चालक गोले पी और एस दोनों पर समान आवेश क्यू होने पर एक दूसरे पर 16 न्यूटन का बल लगाते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए आप एक एक लाइन पढ़ते जाइए और क्वेश्चन में जो बोला गया है वो करते जाइए। तो आपको बोला है कि दो समान ये गोले ले लिए हमने, और इन दोनों के बीच में जो प्रतिकर्षण बल है गोलों के बीच में वो आपको दिया है, कितना दिया है, 16 न्यूटन दिया है। अगर ये बल प्रतिकर्षण बल आपको 16 न्यूटन दिया है तो हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को, तो आप लिख लीजिए इसको। देखिए यहां पर ये दो आवेश, लेट्स से वैल्यू तो दी नहीं गई है, और अगर वैल्यू समान आवेश क्यू बोला गया है केवल, और समान आवेश क्यू बोला गया है तो ये भी क्यू हो गया और ये भी क्यू हो गया, और इनके बीच की दूरी आपके पास आर हो गई। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर आप लिखने जाओगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू के
Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया। इसकी वैल्यू आपको 16 न्यूटन गिवन है क्वेश्चन में, तो 16 के Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये आपको एक कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में, जो हमने यहाँ पे लिख रखी है, पहली कंडीशन हो गई है। ठीक है, बाद में क्या बोल रहे हैं, एक तीसरा अनाभिषित गोला अलग अलग क्रम में दोनों से संपर्क कराया जाता है। एक अलग अलग क्रम में हमने तीसरा गोला लिया और अलग अलग क्रम में तीनों से संपर्क करवाएंगे। आइडेंटिकल है, वो इसी के समान है, और समान है तो हमने पहले इससे संपर्क करवा दिया, ये लो। जैसे ही संपर्क करवाए तो आप कहोगे सर ये तो कौन सी प्रोसेस हो गई, चालन विधि हो गई, और चालन में बराबर बराबर आवेश वितरण होगा। तो इस पर Q था, तो इस पर कितना बचा, तो आप लिखोगे Q प्लस 0/2। एवरेज निकालेंगे ना दोनों का, तो Q प्लस 0/2, तो बराबर बराबर आएगा, मतलब Q/2 आएगा। अब ये क्या करेगा, Q/2 लेकर दूसरी जगह जाएगा। इसके पास अभी आवेश की जो वैल्यू है वो कितनी है, Q/2 हो गई पहले वाले गोले पर। और पहले वाले गोले पर अगर Q/2 हो गई आपके पास वैल्यू, तो देखिए, एक मिनट, पहले वाले गोले पर, सॉरी, पहले वाले गोले पर आपकी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, Q/2। और अगर पहले वाले गोले पर Q/2 हो गई, तो ये पहला वाला गोला क्या करेगा, यहां पर Q/2 आवेश रख लेगा। ये अब ये जो गोला था वो कहां गया, दूसरे के पास गया, इससे संपर्क हो गया। इस पर Q था, बाद में क्या बचा, Q/2 रह गया। अब इसने क्या किया, दूसरे गोले से संपर्क किया। जैसे ही दूसरे गोले से संपर्क करेगा तो फिर से यहाँ पे कौन सी विधि होगी, चालन विधि होगी। और चालन विधि होगी तो इसके पास Q/2 है, अब जीरो नहीं है, कितना है, Q/2 है। और इस पर कितना है, Q। तो अब फिर से बराबर बराबर अगर आवेश बटेगा तो Q प्लस Q/2/2। अब ये थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, Q+Q/2 होता है 3Q/2, तो आप इसको लिखेंगे 3Q/2 इंटू 2, ये अपॉन में 2, तो बनेगा 3Q/4। इसका मतलब है ये टच होने के बाद इस पर रह गया 3Q/4, दोनों पे 3Q/4 3Q/4। और फाइनली आपने जो टच करवा रहे थे अनावेशित गोला उसको हटा दिया। जैसे ही आपने हटाया, तो हटाने के बाद अब आपको चेक करना है कि बल कितना आएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे सिंपल कूलाम का नियम अगर आप लगा दोगे तो आंसर आपका बन जाना है। और कूलाम का नियम लगाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, F डैश इक्वल टू K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर। दूरी से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, दूरी सेम रखी। चलो वैल्यू डालते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो लिखेंगे K Q1 Q/2 Q2। Q2 क्या है बताइए, 3Q/4 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, बाकी का इधर लिख देते हैं, स्पेस कम है तो। हमने यहाँ पे लिखना है F डैश इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, F डैश इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए K Q स्क्वायर, तो आप लिखेंगे 3K Q² अपॉन 8, 3K Q² अपॉन 8 इंटू R स्क्वायर। अब आप बताइए K Q² अपॉन R स्क्वायर क्या है, 16 है। और K Q² अपॉन R स्क्वायर अगर 16 है, तो आप F डैश इक्वल टू 3/8 इंटू 16 लिख दीजिए। जैसे ही आपने इसको 3/8 इंटू 16 लिखा है, तो देखिए फाइनल आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आंसर 8 2 जा 16, दो बार कैंसिल, F डैश की वैल्यू 6 न्यूटन। अब आप देख लीजिए कि आपका कौन सा आंसर करेक्ट है, जल्दी बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, तो 6 न्यूटन, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्लियर है, तो बहुत सिंपल है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, ये जेईई मेंस 2024 का था। आज हम कूलाम के नियम पे जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन जैसी प्रणाली में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच कूलाम्बिक बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात की कोटि होगी। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको, मैं चाहता हूं कि पेपर में आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े, तो आप ये याद रख लीजिए। क्या याद रखना है कि
इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है, उसका जो कोटि है वो होती है 10⁻42, इसके कोटि के आसपास होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की चर्चा कर लें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के लिए जो अनुपात आएगा वो लगभग आपका कितना आना चाहिए, 10⁻39। और अगर हम प्रोटॉन और प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन एवं प्रोटॉन, और अगर आप प्रोटॉन और प्रोटॉन की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बल है, स्थिर वैद्युत बल है और जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके लिए जो कोटि होगी उसका मान होगा लगभग 10⁻36। इस क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं, क्या बोला गया है इसमें। क्योंकि कैलकुलेशन करने जाएंगे टाइम वेस्ट होगा, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी। आपसे बोला है हाइड्रोजन जैसी प्रणाली में, हाइड्रोजन एटम हो गया, इसके अंदर इसका नाभिक हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, नाभिक है। और नाभिक में क्या होगा, हाइड्रोजन में प्रोटॉन होगा। तो नाभिक के अंदर अगर इसमें प्रोटॉन है और इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो मुझे लगता है आंसर नंबर बी करेक्ट है हमारा। ठीक है, तो हमने क्या लगाना है यहाँ पे, ऑप्शन बी। अगर यहीं पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के लिए पूछते तो 10⁻42 आता, और प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए पूछते तो आंसर डी करेक्ट होता। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन का पूछा गया है जेईई मेंस 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी ठीक क्वेश्चन है, आपसे बोला गया है ए तथा बी त्रिज्या के दो आवेशित सुचालक गोले आपस में एक चालक तार से जोड़े गए हैं। फिर से कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पे, चालन। देखिए चालन के बहुत सारे कंसेप्ट आपको पूछे गए हैं पेपर में। तो ए और बी त्रिज्या के दो आवेशित चालक गोले हैं, उनको एक चालक तार से जोड़ा गया है। तो देखिए एक गोला ए और ये दूसरा गोला हो गया आपके पास बी। ये दो गोले आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं और कह रहे हैं कि ये दोनों गोलों को आपस में किससे जोड़ दिया, एक चालक तार से जोड़ दिया। जैसे ही चालक तार से जोड़ा तो कौन सी क्रिया हो रही है, यहाँ पे चालन क्रिया हो रही है। और चालन क्रिया में आवेश का स्थानांतरण उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। और कब तक होगा, जब तक कि विभव समान ना हो जाए। तो विभव का फॉर्मूला आप पढ़े हैं, बहुत सिंपल है। विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, ये विभव का सूत्र होता है। और विभव का अगर ये सूत्र होता है तो कह रहे हैं विभव तो समान हो गया, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट हो गया तो आप क्या बोल सकते हैं, Q अपॉन आर की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, नियत है वो। और अगर नियत है तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब आपको अनुपात चाहिए तो हम लिख सकते हैं Q1 अनुपात Q2 इक्वल टू R1 अनुपात R2। अब आप बताइए R1 मतलब एक त्रिज्या A है और एक B है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो R1 को आप क्या लिखोगे, A, और R2 को क्या लिखोगे, B। तो आवेश का अनुपात पूछा गया था, तो ये आंसर आ जाएगा A अपॉन B। ऑप्शन सी करेक्ट है। कब आया था, जेईई मेंस 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जा रहा है जेईई मेंस में। आप मल्टीपल टाइम देखेंगे तो कूलाम के नियम पे इस टाइप का 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं 2010 से देखता हूं अभी तक, तो अलग अलग शिफ्ट में है। ठीक है, टोटल। तो जेईई मेंस 2024 का है, क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप भी कंसेप्ट को अच्छे से समझिए। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में। कह रहे हैं दो एक समान आवेशित गोलों को समान लंबाई की डोरियों से लटकाया गया है। तो डोरियों की लंबाई समान दी गई है, मतलब ये भी L ये भी L। क्लियर है। आपको बोला गया है डोरियां एक दूसरे से 37 डिग्री का कोण बनाती हैं। 37 डिग्री का कोण है तो हमने इस कोण को अभी थोड़ी देर के लिए थीटा मान लिया, पूरे कोण को 37 डिग्री के कोण से कोण बनाती हैं। जब इन्हें 0.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घन के किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उनके बीच बना कोण वही रहता है। तो कोण अगर वही रहता है तो हमने ये पूरा कोण थीटा मान लिया। अब सबसे पहले बल की बात करते हैं कि इस पर कौन कौन से बल काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ समझते हैं बल के बारे में कि इस पर कौन कौन से बल काम कर रहे हैं। और अगर हम बल के बारे में समझेंगे तो देखिए बल के बारे में समझने के लिए हमने सबसे पहले देखा कि वेट तो लगेगा ही लगेगा। और वेट कितना लगता है, W बराबर mg। ये वेट लग रहा है इसमें।
बात समझ आई? ये वेट लग रहा है, कितना लग रहा है वेट? W इक्वल टू एम जी। और अगर वेट W इक्वल टू एम जी लग रहा है तो साथ में दो समान आवेशित गोले हैं, इसका मतलब इसका आवेश हमने Q मान लिया और इसका आवेश भी Q मान लिया। और अगर आवेशित गोले हैं तो आवेश के कारण दोनों आवेशों के बीच में आपको पता है कौन सा बल काम करता है? स्थिर वैद्युत बल। तो यहाँ पे स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगेगा समान आवेशों में, तो ये स्थिर वैद्युत बल लग रहा है Fe। अब आप एक बात बताइए कि डोरी है, वेट भी लग रहा है, स्थिर वैद्युत बल लग रहा है, तो डोरी में तनाव आएगा T, और ये हाफ कोण कितना बनेगा? थीटा बाय 2 बनेगा। कितना बनेगा? थीटा बाय 2। तो डोरी में तनाव आया है, इसका मतलब है टेंशन के भी कंपोनेंट लेने पड़ेंगे आपको। अगर ये थीटा बाय 2 है तो ये एंगल भी थीटा बाय 2 बनना चाहिए। कौन से कोण हो गए? अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल। ठीक है, कौन से एंगल हो गए? अल्टरनेटिंग एंगल हो गए। अब अगर ये अल्टरनेटिंग एंगल हो गए तो यहां पर देखिए इसका कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा बाय 2, और ये क्या आएगा? ये आएगा टी साइन थीटा बाय 2। अब इसकी साम्य अवस्था लिखिए आप। साम्य अवस्था लिखेंगे तो टी साइन थीटा बाय 2 एफ ई के बराबर है। क्या है? टी साइन थीटा बाय 2, ये क्या है? एफ ई है साम्य अवस्था में। और जो टी कॉस थीटा बाय 2 है, टी कॉस थीटा बाय 2 ये किसके बराबर है? ये एम जी के बराबर है। इतना समझ आ गया आपको? अब आप टी साइन थीटा बाय 2 टी कॉस थीटा बाय 2 हम इसका क्या कर लेते हैं यहाँ पे? डिवाइड। ये डिवाइड कर लीजिए इस तरह से। और अगर आपने डिवाइड किया, जैसे ही इनका भाग लगाया तो टी ने टी को मार दिया, टी से टी कैंसिल हो गया। साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 बन गया टेन थीटा बाई 2। और टेन थीटा बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं? एफ ई बाय एम जी। तो देखिए बच्चों, टेन थीटा बाई 2 यहां पर हम क्या लिख देंगे? हम लिखेंगे टेन थीटा बाय 2 इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी। एक इक्वेशन आ गई आपके पास। समझ आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक से समझो। ठीक है, हमने क्या लिखा है यहाँ पे? एफ ई अपॉन एम जी। एम जी। बाद में क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसको हमने एक द्रव्य में डाल दिया। देखो क्वेश्चन में बोल रहे हैं जब इन्हें 0.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के किसी द्रव्य में डुबोया जाता है तो उनके बीच बना कोण वही रहता है। अगर द्रव्य में डाल देते हैं तो कोण सेम रह रहा है, तो कोण वापस से आपका हम कितना कंसीडर कर लें यहाँ पे? कोण वापस से आपका थीटा है। और अगर ये कोण थीटा है तो आधा कोण क्या बनेगा यहाँ पे? तो आपका आधा कोण बनना चाहिए थीटा बाय 2। ये समझ आ गया? वापस से देख लेते हैं बल कौन कौन से काम कर रहे हैं। तो देखिए वापस से आपको पता है कि यहाँ पे क्या लगना चाहिए? यहाँ पे लगना चाहिए आपका mg वेट। अब दोनों पर क्या है? आवेशित गोले हैं और आवेशित गोलों के बीच में कूलाम प्रतिकर्षण बल लगेगा, समान आवेशित है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लगेगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर लगेगा तो कितना लगेगा ये चेक कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना चाहिए कि ये स्थिर वैद्युत बल एफ ई डैश है। सेम नहीं लगेगा क्योंकि पानी में आपने इसको डाल दिया है। ठीक है, टेंशन तो लग ही रहा था इस पर, और अगर इस पे तनाव बल लग रहा था तो आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पे टेंशन के कंपोनेंट करना चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पे तनाव बल के कंपोनेंट करेंगे, टेंशन के कंपोनेंट करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक कंपोनेंट यहाँ पे क्या आएगा? टी, ये थीटा बाई 2 तो ये भी थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? टी कॉस थीटा बाई 2, और ये क्या बनेगा? टी साइन थीटा बाई 2। टी साइन थीटा बाय 2। क्लियर है? ओके। अब आप बताइए पानी में डालने पे और कौन सा बल काम करेगा? बताइए बताइए। उत्प्लावक बल काम करेगा, और उत्प्लावक बल क्या लगता है? हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा, और ऊपर की तरफ लगेगा उत्प्लावक बल तो कितना लगेगा ये देख लेते हैं। तो आपको पता है उत्प्लावक बल होता है एफ बी। वापस से आप इसकी साम्य अवस्था बनाइए। अगर हम इसकी साम्य अवस्था बनाएंगे तो देखिए टी साइन थीटा बाय 2, यहां समझिए टी साइन थीटा बाय 2 किसके बराबर है? टी साइन थीटा बाय 2 आपका बराबर है एफ ई डैश के।
अब एफई डैश को आप क्या लिख सकते हैं, तो देखिए शुरुआत में मैंने बताया था कि माध्यम में जो बल है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2/R²। तो एफई डैश को क्या एफ ई बाय के लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो हमने इसको क्या लिखा, एफ ई डैश को लिखा Fe/के। ठीक है। दूसरी बात अगर आप देखो तो नेक्स्ट हम क्या समझेंगे यहाँ पे कि टी साइन थीटा तो आपने लिख दिया। अब टी cos थीटा किसके इक्वल है, क्या समझना है आपको? टी cos थीटा क्या है? तो अगर आप टी cos थीटा के बारे में बात करना चाहते हैं तो देखिए ऊपर दो बल लग रहे हैं, कौन कौन से? टी cos थीटा/2 प्लस एफ बी बराबर एम जी। और अगर आप एफ बी को उधर पक्षांतर करते हैं तो ये बनना है आपका एम जी माइनस एफ बी। वापस से आप भाग लगाइए टी साइन थीटा/2 अपॉन टी कॉस थीटा/2 का। तो देखिए टी साइन थीटा/2 और टी कॉस थीटा/2 का अगर हम भाग करते हैं तो टी साइन थीटा/2 अपॉन टी कॉस थीटा/2 क्या बनेगा भाई? जल्दी बताओ क्या बनेगा? तो आपका ऑप्शन बनना चाहिए एफ ई बाय के और एम जी माइनस एफ बी। एम जी माइनस उत्प्लावक बल, फोर्स ऑफ वायंस। क्लियर है इतना? ओके। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ये भी आपका टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो क्या, टेन थीटा/2। टेन थीटा/2 ये समीकरण नंबर 2 बना दिया आपने। अब आपसे क्या कहा था, क्वेश्चन ने बोला है कि भाई कोण समान रखना है, कोण में कोई परिवर्तन नहीं होगा और कोण समान रखना, तो ये भी टेन थीटा/2 और ये भी टेन थीटा/2 आपस में बराबर हो जाएंगे। और बराबर हो जाएंगे तो आप दोनों को क्या करेंगे, तुलना कर दो। दोनों की जब आप तुलना करेंगे तो आंसर बनेगा एफ ई अपॉन एम जी इज इक्वल टू एफ ई डिवाइडेड बाय के और एम जी माइनस एफ बी। ठीक है। क्या कैंसिल हो रहा है ये बताइए आप। तो आपका यहां से एफ ई से एफ ई कैंसिल हो गया, और अगर एफ ई से एफ ई कैंसिल हो गया तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, आप लिखेंगे एम जी के एम जी माइनस एफ बी इज इक्वल टू एम जी। और आपको के का मान चाहिए था, के का मान चाहिए तो आपसे पराविद्युतांक पूछा था, तो ये आप क्या लिखेंगे, एम जी अपॉन एम जी माइनस एफ बी। चलिए वैल्यू लिख लेते हैं। एम क्या है, द्रव्यमान। और जब इसको द्रव्यमान लिखना है, किसका द्रव्यमान है, ये गेंद का द्रव्यमान है। और द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान को लिख सकते हो आप आयतन गुणा घनत्व। आयतन गुणा घनत्व, इसका घनत्व हम सिग्मा से लिख रहे हैं, इंटू जी डिवाइड बाय आयतन घनत्व इंटू जी। अब आपको समझना उत्प्लावक बल क्या होता है, तो उत्प्लावक बल होता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ठीक है, पदार्थ का आयतन, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, जिस तरल में आप डाल रहे हैं उसका घनत्व इंटू जी। क्लियर हुआ ये? अच्छा जी। तो अब हम अगर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका जो वैल्यू है वो क्या बननी चाहिए, तो देखिए यहां पे लिखते हैं कि k बराबर, यहां से v और g तो आ गया कॉमन, और आपके पास क्या बचा है यहाँ पे, सिग्मा। यहाँ पे v और g लिया आपने कॉमन और सिग्मा माइनस रो। चलिए बताइए क्या कैंसिल हो रहा है, vg से vg कैंसिल, तो k क्या आ गया, सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो। इधर लिख देते हैं साइड में, फाइनल आंसर k इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो। ठीक है। अब देखिए ये अगर आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, इतनी कैलकुलेशन करने से आप बच जाएंगे। क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 0.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के किसी द्रव्य में डुबोते हैं।
और कह रहे हैं उनके बीच कोण वही रहता है, तो गोले के पदार्थ का घनत्व 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कोण की जरूरत नहीं पड़ी आपको। तो देखिए k का मान हम लिखेंगे यहाँ पे, k बराबर 1.4 गोले का घनत्व अपॉन 1.4 माइनस 0.7। अब आप समझ गए होंगे 1.4 माइनस 0.7 0.7 आएगा, तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.4 अपॉन 0.7 और डिवाइड लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा? आपका आंसर आ जाएगा 2। कितना आंसर आएगा आप बताइए बेटा? इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए? 2। तो इसका मतलब है कि आपने जो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन किया है, इसका आंसर आपको 2 लगाना था। बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए हैं पेपर में, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करना है। बाकी मैं ये पीडीएफ जो है क्वेश्चंस की वो आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? टेलीग्राम पे शेयर करते हैं इसको, देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जेईई मेंस 2024 का ही क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या बोलता है कि निर्वात में 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के बीच लगने वाला बल F है कि परावैद्युतांक वाले माध्यम में R/5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित उन्हीं आवेशों के बीच लगने वाला बल बताइए। क्वेश्चन को थोड़ा सा लिखते टाइम मेरे ख्याल से थोड़ा गड़बड़ कर दिया। क्या बोल रहे हैं? निर्वात में। पहले किसकी बात चल रही है? निर्वात की। 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो बिंदु आवेश को बोला गया है और ये दोनों बिंदु आवेश 8 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है। क्लियर है? और ये आवेश कितनी दूरी पर हैं? तो आपसे कहा गया है कि आवेश आपके पास 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो उनके बीच लगने वाला बल F है और K बराबर 5 परावैद्युतांक वाले माध्यम में R/5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित उन्हीं आवेशों के मध्य बल चाहिए। तो सबसे पहले इसके लिए बल लिख लेते हैं। F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बहुत सिंपल, ये तो हम जानते ही हैं, बल F है। अब हमने माध्यम डाल दिया। माध्यम जैसे ही डाला तो आपको पता है क्या फॉर्मूला लगाना है। माध्यम में आप फॉर्मूला लगाने वाले हैं माध्यम वाला, तो Fm बराबर क्या लिखेंगे? K। अच्छा, के माध्यम को बोला गया है तो आप इस फॉर्मूले को थोड़ा जनरलाइज कर लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, माध्यम वाला फॉर्मूला डालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q1 Q2 अपॉन R डैश स्क्वायर। R डैश क्यों किया? क्योंकि माध्यम में दूरी R/5 है। देखिए फिर नेक्स्ट समझते हैं कि मीडियम में जो बल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये तो पुराने की तरह है, तो थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू Q1 Q2, R डैश को क्या लिखेंगे? R/5 होल स्क्वायर। क्लियर है? तो इसको हमने किया सिंप्लीफाई और सिंप्लीफाई करने पर आपको क्या मिला? आपको मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 5। माध्यम की वैल्यू के की वैल्यू क्या है? 5। और अगर के की वैल्यू 5 है तो इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो अपॉन में 25 थर्ड रेशियो में है, तो इसको आपने ऊपर लिखा ये 25। अब कैंसिल कर लीजिए जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं आपके पास से। 5 से 5 टाइम्स आपने ये कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 को अपॉन R स्क्वायर को आपने क्या बोला था? F बोला है क्वेश्चन में। तो देखिए मीडियम में जो फोर्स आएगा Fm इक्वल टू आंसर इज 5F। क्या आंसर आने वाला है आपका? 5F। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले एक धातु के पतले तार का प्रयोग करके
30 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक छल्ला बनाया गया है। 2 पाई कूलाम के एक आवेश को छल्ले पर समान रूप से वितरित किया गया है। कर दिया भाई। तथा 30 पिको कूलाम का दूसरा आवेश छल्ले के केंद्र पर रखा गया है। चलिए, जितना बोला गया है पहले इतना करके देखते हैं हम। क्या बोला गया है? ये इसका सेंटर हो गया और सेंटर पे इस आवेश को बोला गया 30 पिको कूलाम। कैलकुलेशन से पहले हमने इसको क्यू नॉट कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये आवेश वितरण है। आवेश के केंद्र पर रखा गया, छल्ले में तनाव बताना है। अब देखिए यहां पे जैसे ही आपने आवेश रखा, ये भी आवेश है और ये भी आवेश है, और आपको पता है कि आवेश के बीच में कौन सा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल। बहुत बढ़िया। और अगर आवेश के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करता है तो इस आवेश पर प्रतिकर्षण होगा और ये रिंग धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हो जाएगी। फैलना स्टार्ट हो जाएगी मतलब फैलने से तो रोकना है, वही तो बोला। जबकि छल्ले का आकार अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहेगा, इसका मतलब रोकना है इसको फैलने से। कैसे रोक सकते हैं? इस पर तनाव लगेगा, तनाव इसको रोकेगा फैलने से, और तनाव रोकेगा तो हमने क्या करना है, इसका एक छोटा सा सेगमेंट काट लेना है। यहाँ पे आपने इसका अल्पांश भाग इसमें से कट कर लिया। जैसे ही आपने इसमें से कोई अल्पांश भाग कट किया तो हमने कहा कि जो केंद्र पर कोण बनता है वो कोण आपका हो गया डी थीटा। कितना हो गया कोण? डी थीटा। ये क्यू नॉट और ये अल्पांश वाला जो भाग है इसका आवेश हमने मान लिया डी क्यू। कितना आवेश लिया है आपने? डी क्यू। तो ये क्यू नॉट और डी क्यू में प्रतिकर्षण बल काम करेगा, और प्रतिकर्षण काम करेगा तो ये छल्ले को एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। और हम देखते हैं ये किस डायरेक्शन में एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। इस तरह से बल लगाएगा इस पर। और कौन सा बल लगेगा? स्थिर वैद्युत बल लगेगा। हमको तो फैलने से रोकना है। इसका मतलब है कि तनाव इस पर ऐसे लगना चाहिए, टेंजेंशियल। और इधर भी तनाव आपका ऐसे लगना चाहिए। कैसे लगेगा? स्पर्श रेखीय, टेंजेंशियल लगेगा। और अगर तनाव इस पर स्पर्श रेखीय लगेगा, टेंजेंशियल लगेगा, ये भी टी और ये भी टी। अगर ये तनाव स्पर्श रेखीय लग रहा है तो हमने इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करवा दिया। ज्वाइन करवाने पे आपको पता लगेगा कि ये जो है ये आधा आधा हो गया, और ये एंगल अब आपको बोलना चाहिए डी थीटा बाय 2। क्या बोलना चाहिए इस कोण को? एक मिनट, इस कोण को आपको क्या बोलना चाहिए बताइए बेटा? डी थीटा बाय 2। आधे वाले को डी थीटा अपॉन 2 ऐसा बोलना चाहिए आपको। क्लियर है? अगर आपको इसको डी थीटा बाय 2 बोलना है तो देखिए ये टेंशन ऐसे लग रहा है, इसका मतलब टेंशन के यहाँ पे कंपोनेंट भी आने चाहिए थे। तनाव के यहाँ पे आपको कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, और कंपोनेंट लेने पड़ेंगे तो ये आपका जो कोण है वो डी थीटा बाय 2 बना। वही वापस से एकांतर कोण बन रहे हैं, और एकांतर कोण बन रहे हैं तो डी थीटा बाय 2 ये हो गया। अगर ये डी थीटा बाय 2 हो गया तो ये, अब देखिए ये और ये वाली लाइन, ये दोनों, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे पे लंबवत है कि नहीं? तो ये डी थीटा बाई 2 है क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, त्रिज्या पे लंब होती है। तो ये डी थीटा बाई 2 है। इस डी थीटा बाई 2, तो ये वाला कोण कितना बनना चाहिए आपका? ये बनेगा 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा बनेगा तो ये कोण वापस से आपका क्या बन जाएगा? डी थीटा बाई 2 बन जाएगा बाय द सिमेट्री। क्योंकि ये आपस में 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा डी थीटा बाई 2, तो ये डी थीटा बाई 2। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे तनाव के कंपोनेंट टी कॉस डी थीटा बाय 2, और ये क्या आएगा? टी साइन डी थीटा बाय 2। उसी प्रकार से यहां पर बोलो, जल्दी बोलो, टी साइन डी थीटा बाय 2, और इधर पे क्या लगेगा? टी कॉस डी थीटा बाय 2। ये बन गया। अगर आपने ये बना दिया तो अब आप बताइए टी कॉस डी थीटा बाई 2 और टी कॉस डी थीटा बाई 2 परिमाण में समान और दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। टी साइन डी थीटा बाई 2 और टी साइन डी थीटा बाई 2 सेम डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगे, और ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe को बैलेंस कर रहे हैं।
तो हमने क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, आपको लिखना चाहिए कि 2t साइन डी थीटा बाय 2 इज इक्वल टू एफ ई। और अगर ये एफ ई है तो आप लिखेंगे टी साइन डी थीटा बाय 2 इज इक्वल टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बता देते हैं इसके बारे में एक बार, देखिए देखिए के Q1 क्यू नॉट है, Q2 Q2 क्या है, डी थीटा बाई 2। अभी तो सेगमेंट की बात चल रही है ना, रिंग के छोटे वाले सेगमेंट की बात चल रही है। तो Q नॉट और डी क्यू अपॉन आर, आर का मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, रेडियस के इक्वल है। और अगर ये रेडियस के बराबर है तो हमने यही लिखा है। अब आपने स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन पढ़ा होगा, छोटे कोण के लिए, अल्पांश कोण के लिए साइन थीटा का मान थीटा के लगभग बराबर होता है। और अगर थीटा के लगभग बराबर होता है तो 2t ये बनेगा डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू के। के को आप लिख पाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डी क्यू। चलिए डी क्यू का मान पता कर लेते हैं कितना होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे डी क्यू का मान पता करने जाएंगे तो इसमें देखिए डी क्यू का मान कैसे पता करेंगे। ये क्या है, आपने पढ़ा है डी क्यू का मान पता करना है तो कोण बराबर, ये कोण तो पूरा है डी थीटा, चाप, चाप की दूरी डीएल ले लें अपॉन त्रिज्या। तो देखिए डीएल की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, आर डी थीटा। डीएल की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, आर डी थीटा। लेकिन हमको डीएल थोड़ी चाहिए, आप कहेंगे हमको तो सर डी क्यू चाहिए। कोई बात नहीं, ये वैल्यू याद रख लिए, डीएल इक्वल टू आर डी थीटा। हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको डी क्यू कैलकुलेट करना है। तो आपको बताया था लैम्डा बराबर डी क्यू बाय डीएल, रेखीय आवेश वितरण। और डी क्यू इक्वल टू लेमडा डीएल। अब बताइए डीएल का काम आया कि नहीं आया, डीएल क्या है, आर डी थीटा। डीएल की जगह आप इसमें आर डी थीटा रखिए तो डी क्यू लेमडा इक्वल टू आवेश बटे 2 पाई आर, शुरुआत में ही बताया था लेक्चर के। और डीएल को आर डी थीटा। अब आप बताइए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो एक आर से आर कैंसिल हो गया तो आपकी वैल्यू आ गई Q अपॉन 2 पाई डी थीटा। क्लियर है, यहां पे रखते हैं, 2 से 2 गया, टी डी थीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और डी क्यू, डी क्यू को क्या लिखना चाहिए आपको बताइए, डी क्यू को लिखना चाहिए आपको Q अपॉन 2 पाई डी थीटा। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, बाकी को सॉल्व कर लीजिए। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो रहा है, और कोई टर्म नहीं, तो टेंशन की वैल्यू लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू नॉट बोलिए कितना है। तो देखिए आपको क्यू नॉट की वैल्यू जो सेंटर पे आवेश रखा है बोल रहे हैं, एक आवेश छल्ले पर एक समान रूप से वितरित किया गया है, 30 पिको कूलाम का आवेश दूसरे आवेश का दूसरा आवेश छल्ले के केंद्र पर रखा है 30 पिको कूलाम, और वो 2 पाई है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, 30 पिको कूलाम को कूलाम में बदलिए -12, और वितरित कितना है 2 पाई डिवाइडेड बाय आर। रेडियस आपको 30 गिवन है क्वेश्चन में, रेडियस कितनी है 30 सेंटीमीटर त्रिज्या। और अगर 30 सेंटीमीटर त्रिज्या गिवन है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 30 इंटू 10⁻² का स्क्वायर इंटू 2 पाई, ये दिया गया है आपको। और अगर आपको ये दिया गया है तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, +9 से ये कैंसिल किया तो 10⁻³ 1 से इसको कैंसिल करोगे तो 10⁻⁻1। क्लियर है, ओके। चलिए लिख लेते हैं इसको आगे। नेक्स्ट, अगर आप इसको आगे सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो t इक्वल टू 9 इंटू 30 इंटू 10⁻³ देखिए क्या बचा, t इक्वल टू
9 into 30, 9 into 30 into 10⁻³ अपॉन, ये 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और 10⁻⁻1 का करोगे तो -2। अब बस आप आंसर के बहुत ज्यादा करीब हैं। क्या करना है आपको, -2 से एक कटा तो -1 और 0 गया, 9 से 9 गया तो टेंशन कितना आ गया, 3 न्यूटन। ये आपका आंसर है। तो इस इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आपको टेंशन की वैल्यू 3 लिख देनी है, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, चित्र में दर्शाए अनुसार 20 ग्राम द्रव्यमान वाले दो समान बिंदु आवेश, ठीक है, कितना, 20 ग्राम द्रव्यमान, मतलब यहाँ पे द्रव्यमान भी है आपके पास, कितना द्रव्यमान है, तो आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो द्रव्यमान का मान है वो 20 ग्राम है, तो ये हो गया m, एक द्रव्यमान 20 ग्राम, ये भी यहाँ पे भी द्रव्यमान हो गया m। तो 20 ग्राम द्रव्यमान, इसको थोड़ा सा डार्क बना देते हैं, चलिए, तो 20 ग्राम, तो ये भी हो गया m, ये m और ये भी m, ठीक है। चलिए, 20 ग्राम द्रव्यमान वाले दो समान आवेश एक आनत तल पर रखे, माना आवेशों एवं तल के बीच कोई घर्षण नहीं है, ठीक है। दोनों बिंदु आवेशों के निकाय की साम्यावस्था स्थिर स्थिर के लिए स्थिति के लिए h की वैल्यू ये होनी चाहिए, तो x का मान पूछा था। चलिए डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन तो ठीक है। ये 30 डिग्री का एंगल आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब आपको पता है ये क्यू नॉट है, ये क्यू नॉट है, और दोनों आवेशों के मध्य दो समान आवेश हैं, तो बल कौन सा होगा, आपको पता है कूलाम्बिक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा दोनों के बीच में। और प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा तो पहले बल लगा लेते हैं कौन कौन से इस पे कार्य करेंगे। तो देखिए ये कूलाम्बिक प्रतिकर्षण बल लग रहा है यहाँ पे, और वो कूलाम्बिक प्रतिकर्षण बल हो गया Fe। समझ आ गई बात? ओके, और बताइए सर कि और कौन सा बल लग रहा है, जल्दी बताइए। तो आपने कहा कि सर एक बल इस पे मास है तो mg भी लगा दो, लगा दिया भाई mg। और जैसे ही आपने mg को नीचे की तरफ लगाया तो इसके कंपोनेंट भी बनाने पड़ेंगे। ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना बनेगा, 30 बनेगा, और ये कंपोनेंट आपको पता है mg cos 30, ये बनेगा। और अगर ये mg cos 30 बना तो ये क्या बनेगा, ये बनना चाहिए आपका mg sin 30, mg sin 30, ये हो क्या, क्लियर है। चलिए, और क्या लगाना है। अब देखिए आपको नॉर्मल रिएक्शन लगाने की यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन का यूज आएगा नहीं, बट हम लगा लेते हैं, नॉर्मल रिएक्शन भी लगाना चाहिए, यहाँ पे द्रव्यमान है तो n। साम्यावस्थाओं की बात कर लेते हैं। साम्यावस्था में Fe जो है वो mg sin थीटा के बराबर है, और ये दूरी आप याद रखना, इसको हमने अभी r कंसीडर कर लिया है, इस दूरी को आपने क्या कंसीडर किया है, r। और अगर r कंसीडर किया है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, साम्यावस्था में Fe जो है वो mg sin 30 के बराबर है। और आप तो जानते हैं कि Fe को क्या होना चाहिए, Fe की वैल्यू होना चाहिए k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर mg sin 30, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखते हैं एक बार। Fe को क्या लिखेंगे, k क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये लिखेंगे हम Fe को। और इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, इक्वल टू लिखेंगे mg sin 30 मतलब 1/2, ठीक है। वैल्यू डाल दें सारी, वैल्यू लिख लीजिए। जैसे आप वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, के मतलब 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू, अब बताइए आप Q1 कितना है। चलिए थोड़ा सा स्पेस देके लिख लेते हैं इस बात को, देखिए स्पेस देके लिखते हैं। और अगर हम इसको स्पेस देके लिखेंगे यहाँ पे तो देखिए क्या आएगा, के मतलब 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 आपको दो माइक्रो कूलाम गिवन है, 2 माइक्रो कूलाम, दोनों आवेश सेम है और 20 ग्राम द्रव्यमान है। और आर हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, के Q1 2 माइक्रो, माइक्रो मतलब -6, अगला भी कितना है 2 माइक्रो, माइक्रो मतलब -6, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर।
इज इक्वल टू mg। द्रव्यमान कितना है? 20 ग्राम गिवन है आपको, देखिए। तो 20 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में भी तो बदलना पड़ेगा, -3 m आ गया। अब g क्या है आप बताइए? तो g की वैल्यू आपके पास हो गई 10 और साइन 30 हो गया 1/2। इन सबको सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसे आप सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो प्लस के 9 से ये कैंसिल हुआ तो -3 बचा और -3 से हमने इसको कैंसिल कर दिया। यहां पर आप देखेंगे तो 9 इंटू 4/r² इज इक्वल टू क्या रह जाएगा? तो आपके पास बचेगा, देखिए 2 से कैंसिल किया तो ये 10 और ये 2 पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप देख लीजिए क्या बचा यहाँ पे, 100। तो r² की वैल्यू आपके पास आ गई 36/100। r इक्वल टू बोलिए क्या आएगा, √36/100। रूट सॉल्व करेंगे तो 6/10 मतलब 0.6 मीटर। बट आर नहीं पूछा था आपसे क्वेश्चन में, ये तो आर आया है। आपसे पूछा था हाइट h, x इंटू 10⁻³ ट्राइंगल देखिए वापस से, ये हाइट पूछी है, ये आर पता कर लिया। अगर इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोल दें, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो देखिए साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। और अगर लंब बटे कर्ण होगा तो आप देखिए साइन 30 बराबर लंब, लंब क्या है h और कर्ण क्या है r, ऐसा गीत दिया है उसमें। r की वैल्यू रख लेते हैं, साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2 इंटू r इक्वल टू h। तो बताइए h क्या हो जाएगा, 1/2 r 0.6, तो आंसर आएगा आपका 0.3। बट इंटीजर टाइप था तो बोल रहे हैं x 10⁻³ है, और x की वैल्यू अगर 10⁻³ है तो आप h लिखने जाएंगे तो देखिए 100 से मल्टीप्लाई किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 300 और 1000 से डिवाइड किया, ऐसे देख लीजिए 1000 से डिवाइड, 1000 से मल्टीप्लाई मतलब 3 लिखा, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 300 प्लस का 3 ऊपर जाएगा तो माइनस का 3, देख लीजिए 300 वैल्यू आ गई इसकी। कितना आ गया x की वैल्यू, 300। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर है। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी कूलाम के नियम पे है, जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। और जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं पहले। क्वेश्चन में बोला गया है 3 बिंदु आवेश q, -2q, 2q x अक्ष पर मूल बिंदु से क्रमशः x बराबर 0, x बराबर 3/4r और x बराबर r दूरी पर रखें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि q इतना है, r इतना है, r 2 सेंटीमीटर है और -2q आवेश द्वारा परिणामी बल कितना होगा। -2q पे आपको क्या बताना है, परिणामी बल बताना है। और अगर -2q पे परिणामी बल बताना है तो देखिए समझते हैं बातों को, चीजों को समझते हैं क्लियरली। देखिए -2q पर तो ये 2q 2q में आकर्षण इस तरह से लगेगा, थोड़ा अच्छा कलर लेते हैं। -2q 2q में आकर्षण लगेगा इस तरह से F1, ठीक है। और ये प्लस क्यू और -2q में भी आकर्षण बल लगेगा और ये F2, ये आपको 3/4 है। तो r-3/4 तो आप सिमेट्री से समझ गए कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, r/4 कितनी आ जाएगी, r/4। अगर ये वैल्यू r/4 हो गई, अब तो सिंपल ही हो गया, नेट फोर्स बताना है आपको, परिणामी बल बताना है। तो F net इक्वल टू परिणामी बल, क्या पूछ रहे हैं, परिणामी बल बताओ। तो आपको पता है क्या लिखना चाहिए हमें पे, F1 माइनस F2। और F1 माइनस F2 तो F1 क्या है, 2q और q में बल है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, K Q1 Q2 अपॉन r² r मतलब r/4 होल स्क्वायर माइनस, अब F2 लिखेंगे तो F2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन r², r बोले तो कितना है 3/4r होल स्क्वायर, ये आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कि आप देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, के आपने कहा सर कॉमन है,
आपने कहा सर 2q भी कॉमन ले लो, ले लिया। आपने कहा सर एक q भी कॉमन मिल सकता है, वो भी ले लिया। क्या बचा? यहाँ पे बचा आपके पास 2 अपॉन आर स्क्वायर बाय 16, और 16 को आपने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, समझ आया? थोड़ा सा और अच्छे से अरेंज कर लेते हैं टर्म को। तो देखिए आपने कहा कि एक तो k कॉमन है, एक 2q कॉमन है, और एक q कॉमन है। तो आपके पास क्या रहा? तो आप कहेंगे आपके पास रहा यहाँ पे एफ नेट चल रहा था, आपके पास रहा यहाँ पे 2 अपॉन आर स्क्वायर और अपॉन 16, 16 ऊपर लिखा, माइनस 2k 2q पूरा कॉमन गया, तो आपने कहा यहाँ पे बच्चा आपके पास 1 अपॉन 9 आर स्क्वायर और ऊपर भी 16 चला गया। अब आप कहेंगे 16 अपॉन आर स्क्वायर भी सर कॉमन ना रहा है, तो इसको भी कॉमन लेते हैं। तो k इंटू 2q अपॉन सॉरी इंटू 16 अपॉन आर स्क्वायर, क्या लिखेंगे? 16 अपॉन आर स्क्वायर, 16 अपॉन आर स्क्वायर। अब बोलिए क्या बचा? 16 अपॉन आर स्क्वायर तो 2 माइनस 16 अपॉन आर स्क्वायर तो 1 अपॉन 9, ये रह गया आपके पास। सिंप्लीफाई कर लेते हैं सभी चीजों को, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, 18 माइनस 1 17 रह जाएगा, तो बचेगा k इंटू 2q इंटू 16 अपॉन आर स्क्वायर और इंटू 9 एलसीएम तो कितना आ जाएगा? 17 अपॉन 9। अब वैल्यू की जरूरत है हमको, तो Q 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 है और R 2 सेंटीमीटर है। ये वैल्यू लिख लेते हैं आप इसमें। वैल्यू लिखेंगे तो देखिए एफ नेट क्या बनेगा आपके पास में, तो एफ नेट की वैल्यू आपके पास बननी चाहिए एफ नेट इक्वल टू के, एक बार k इंटू 2q अपॉन, देखिए क्या है, एफ नेट इक्वल टू के 2q अपॉन आर स्क्वायर इंटू 16 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 16 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, 16 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 9, तो हमने यहाँ पे 9 लिखा। अब देखिए वैल्यू पुट करने की बारी आती है, तो वैल्यू पुट करेंगे आप जैसी, तो k की वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। 2q की वैल्यू क्या है? 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 और ये 2 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाय कितना सेंटीमीटर है? 2, तो आप लिखेंगे 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 16 इंटू 17 अपॉन 9। अब आप देख लीजिए बहुत सिंपल, इसके बाद सिंप्लीफाई करना है। 9 से 9 कैंसिल हुआ, और अगर 9 से 9 कैंसिल हुआ तो देखिए प्लस 9 से ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, 10 की पावर -3। ठीक है, 2 2 सा 4 इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 16 इंटू 17 अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 टू दी पावर -4। क्लियर हुआ? ओके। अब देखिए सर +4 से 4 कैंसिल कर दिया, -3 से ये कैंसिल किया तो 10 की पावर -1 हो गया, इज इक्वल टू 16 टू जा 17 टू जा 34 इंटू 16 अपॉन 10 टू दी पावर -1। -1 को ऊपर लिखेंगे तो ये +60 हो जाएगा, +160 बना देंगे हम इसको, और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4, 16 4 जा 16 चौक 64, 6 40 और 6 54, तो 5440 न्यूटन ये आंसर है आपका। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का 544 क्या लिखेंगे? 5440 न्यूटन। ये जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है ये भी, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे? क्वेश्चन में बोला गया है कि एक 10 माइक्रोकूलम आवेश के दो भागों में विभाजित किया गया है,
तथा 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाता है ताकि इनके बीच प्रतिकर्षण बल अधिकतम हो। दोनों भागों के आवेश बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है ये रिसेंटली, अलग अलग शिफ्ट में, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर डील करना है तो हमने ऐसा मान लिया कि जो 10 माइक्रो कूलम को डिवाइड कर रहे थे, तो एक हम जनरलाइज करते हैं इसको कि हमने क्यू मान लिया आवेश को, कैपिटल क्यू। और इसके जब दो भाग करेंगे तो एक भाग को आपने बोल दिया स्मॉल क्यू और दूसरे भाग को बोल दिया कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। और आपने ऐसा कहा है कि ये दोनों आवेश जो हैं वो आर दूरी पर रखे गए हैं। तो बल की बात कर लेंगे तो बल का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको बल क्या चाहिए? अधिकतम। और जब भी अधिकतम मैक्सिमम मिनिमा की बात आती है तो आपको पता है डिफरेंशिएशन करना है। क्या अधिकतम चाहिए? आवेश चाहिए, तो आवेश के लिए करें। आवेश के लिए करेंगे तो डी एफ अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू डी अपॉन डी क्यू एफ। एफ बोले तो के अपॉन आर स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई किया तो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, ये बना दिया मल्टीप्लाई करके। मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट बोलता है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को जीरो पुट कर दो, प्रथम कोटि के अवकलन को जीरो पुट करो और के अपॉन आर स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट हो गया तो क्या हो जाएगा? डी अपॉन डी क्यू हो जाएगा किसका? स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू का माइनस डी अपॉन डी क्यू कर दोगे आप किसका? क्यू स्क्वायर का। ठीक है, ये बन गया। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, ये इधर आएगा तो जीरो इक्वल टू स्मॉल कैपिटल क्यू कांस्टेंट है, स्मॉल क्यू का 1 माइनस 2q। इस 2q को आप इधर ट्रांसफर करिए, इस 2q को इधर ट्रांसफर करिए तो क्या बनेगा? 2q इज इक्वल टू कैपिटल क्यू। तो अगर स्मॉल क्यू की वैल्यू लिखेंगे तो q/2। अब आप समझ गए, अगर ये वाली वैल्यू q/2 है तो कैपिटल Q माइनस q/2 करेंगे तो वो भी q/2 आएगा। इसका मतलब 10 के दो इक्वल पार्ट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे प्रतिकर्षण बल अधिकतम तभी लग पाएगा। मतलब आपको क्या करना है? 10 माइक्रो कूलम को दो बराबर भागों में बांटना है, तो 5-5 में डिवाइड करोगे, मतलब आंसर बी करेक्ट है। एक और ऐसा क्वेश्चन रिसेंटली आया था, 4 माइक्रो कूलम था, तो आपको पता है ये दूरी कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर यहाँ पे 4 माइक्रो कूलम का पूछा गया तो आप 2-2 कर देंगे, 2 माइक्रो कूलम 2 माइक्रो कूलम। क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जेईई मेंस 2023 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि दो, ये जेईई मेंस 2023 का ये भी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, यदि दो आवेश Q1 व Q2 को K परावैद्युतांक वाले माध्यम से D दूरी पर रखा गया है, माध्यम में K D दूरी पर रखा गया है, समान स्थिर वैद्युत बल के लिए वायु में दोनों आवेशों के बीच के समतुल्य दूरी बताइए। दूरी पूछा है, कहां पूछा है? वायु में। अब देखिए, जो भी देखो, एक एक लेक्चर में, हर लेक्चर में हम हर टॉपिक को कवर करेंगे जिससे आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो पाए। अगर मैं 2 क्वेश्चन करवा दूंगा या 3 क्वेश्चन करवा दूंगा, उससे आपका टॉपिक जो है वो जेई के लिए प्रॉपर कवर नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम सारे क्वेश्चंस जो आए हैं उन सबको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, यदि दो आवेश Q1 व Q1 Q2 दो आवेश हो गए, एक हो गया Q1, दूसरा हो गया Q2। क्या बोला गया है? के परावर्तांक वाले माध्यम में डी दूरी पर रखा गया है। के परावर्तांक वाले माध्यम में हमने इसको डी पर रख दिया, डी दूरी पर रख दिया। समान स्थिर वैद्युत बल के लिए वायु में दोनों आवेशों के बीच की दूरी बताइए। वायु में दूरी बतानी है तो पहले माध्यम में कहा गया है, के परावर्तांक का माध्यम है। बल लिखें तो बल लिखते हैं एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। अच्छा, के परावर्तांक माध्यम है तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, तो आएगा 1/4πε0 के और ये आएगा Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर बोला गया समान स्थिर वैद्युत बल के लिए वायु में दोनों आवेशों के बीच की दूरी बताइए। बल उतना ही लगाना है तो दूरी बताइए क्या होनी चाहिए। तो आपने लिखा बल सेम है तो वायु में होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 और दूरी पूछ रहे हैं तो हमने डी डैश स्क्वायर लगा दिया इसको। या आप चाहो तो और अच्छे से लिखें तो इसको हम थोड़ा सा आर स्क्वायर ऐसे बना देंगे। बल समान है तो बस
खत्म हो गया, कंपेयर कर लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये लिखा हमने। जैसे ही आपने ये लिखा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर को इधर भेज दो तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई के इंटू डी स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट के इंटू डी स्क्वायर। तो आप बताइए आपकी वैल्यू क्या बनेगी? डी अंडर रूट के। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉरी, टॉपिक नहीं, क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन क्या बोलता है देखो। एक बिंदु आवेश Q1 इक्वल टू 4Q0 को मूल बिंदु पर रखा जाता है। डायग्राम जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे हम करते जाते हैं। ये आपने कहा कि उस आवेश को मूल बिंदु पर रखना है, रख देंगे सर। क्या बोला है क्वेश्चन में कि Q1 इक्वल टू 4Q0 को मूल बिंदु पर, तो ये 4Q0 है। ठीक है, Q1 इक्वल टू 4Q0 को मूल बिंदु पर रखा जाता है। दूसरा आवेश Q2 इक्वल टू माइनस Q0 को x बराबर 12 सेंटीमीटर पर, इसको रखा Q2 इक्वल टू माइनस Q0 को 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ओके, प्रोटॉन का आवेश Q0 है। प्रोटॉन को x अक्ष पर इसी प्रकार रखा जाता है कि प्रोटॉन पर स्थिर वैद्युत बल शून्य हो जाए। अब प्रोटॉन पर बल शून्य करना है, समझिए। देखिए, प्रोटॉन को आप बीच में तो रख नहीं सकते क्योंकि बल शून्य नहीं होगा। ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षण, और इसको आकर्षण करेगा, तो बल शून्य हो नहीं सकता। बल शून्य होने के लिए आपको कंडीशन है कि प्रोटॉन को इधर ही रखना पड़ेगा, और प्रोटॉन का आवेश Q0 बोला गया है क्वेश्चन में, जिससे ये इसको प्रतिकर्षित करे और ये आकर्षित करे। तो कह रहे हैं इस पर स्थिर वैद्युत बल को शून्य करना है, तो प्रोटॉन की मूल बिंदु से दूरी बतलाइए। ठीक है, क्या होगी देख लेते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कंसेप्ट है। क्या बोला गया है? ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, और ये क्या करेगा? इसको आकर्षित करेगा। ये बल हो गया F1 और ये हो गया F2। बल अगर शून्य होना है तो ये वाला बल और ये वाला बल बराबर हो जाएगा, तभी शून्य की स्थिति बन सकती है। अदरवाइज इसमें कोई शून्य की स्थिति नहीं बनेगी। और अगर ये शून्य की स्थिति बनाना है तो आपने लिखा कि भाई F1 इक्वल टू F2, ये शून्य की स्थिति लाएगा। F1 4Q0 और Q0 में प्रतिकर्षण बल है, तो K Q1 Q2 अपॉन 12 प्लस x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दूरी कितनी है? 12, और ये कितनी है? x, इज इक्वल टू F2 K Q1 Q2 Q2 4Q अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए, इस पर प्रतिकर्षण इन दोनों में तो लग रहा है, इन दोनों में लग रहा है प्रतिकर्षण, और इन दोनों में लग रहा है आकर्षण। तो आपको एक मिनट, आपको यहां लिखना चाहिए बल का मान के। देखिए, पहले इन दोनों में लिखा के Q0 4Q0 अपॉन 12 प्लस एक्स। अब इन दोनों में आकर्षण के Q0 इंटू Q0 डिवाइडेड बाय कितना है? x है, तो एक्स स्क्वायर। अब देख लीजिए, जो जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको करिए। के Q0 से के Q0 गया, Q0 से Q0 गया, इसको इधर भेज दीजिए, या जैसे भी आपको ठीक लगे इसको इधर भेज दीजिए। चलो, एक्स स्क्वायर को इधर भेजते हैं, तो आपने बनाया x अपॉन 12 प्लस एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4। सेटिस्फाई हो? ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? रूट लगा देंगे। और अगर आप रूट लगा देंगे यहाँ पे, चलिए, तो रूट से सॉल्व करके हमने लिखा इक्वल टू 1/2। और अगर 1/2 लिखा आपने तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बनेगा? 2x इक्वल टू 12 प्लस एक्स। इधर लिख रहा हूं 2x इक्वल टू 12 प्लस एक्स, और x को इधर लाएंगे तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू 12। x क्या आ जाएगा? 12। अगर ये x की वैल्यू आपके पास 12 आ गई तो मूल बिंदु से चाहिए, तो 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। कितना है? 24 सेंटीमीटर।
चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है और जेईई में भी आया हुआ क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इस कैपिटल आर एवं 2r त्रिज्या वाले दो पृथक ठोस धात्विक गोलों को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि दोनों का आवेश घनत्व समान है। पहले इतनी बात पर चर्चा कर लेते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें। क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक आर और एक 2r, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में। तो आपको बोला गया है कि ये त्रिज्या r हो गई और ये त्रिज्या आपकी 2r हो गई और क्या समान है, पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब सिग्मा दोनों के लिए सेम है। तो आपको बोला गया है इस प्रकार आवेशित किया जाता है, घनत्व सेम है। इसके बाद दोनों को एक पतले तार से जोड़ दिया जाता है। जोड़ने से पहले वाली बातें कर लेते हैं सारी पहले। तो आपको क्या लिखना चाहिए, इसका आवेश कितना होना चाहिए, इसका आवेश होना चाहिए Q1 और इसका आवेश कितना होना चाहिए Q2। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात आती है तो सिग्मा इक्वल टू आवेश बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे 4πr²। अगर ये 4πr² लिखेंगे तो Q1 की वैल्यू आएगी 4π सिग्मा r²। ये Q1 आ गया। Q2 देखते हैं। Q2 को इसी प्रकार से लिखना चाहिए, तो सिग्मा सेम है तो आपने लिखना चाहिए सिग्मा इक्वल टू आवेश बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आवेश बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4π इंटू 2r²। मल्टीप्लाई कीजिए तो Q2 की वैल्यू आपके पास बनेगी कितना, 4 4 जा 16, तो 16 पाई सिग्मा r²। इसका मतलब है कि टोटल आवेश कितना हो गया, कुल आवेश कितना हो गया Q1 प्लस Q2। और अगर कुल आवेश Q1 प्लस Q2 हो गया तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 20 पाई सिग्मा r²। ये आपका टोटल आवेश आया है। ठीक है, अब क्या बोला है वो समझते हैं। बोल रहे हैं दोनों गोलों को किसी पतले चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। जैसे आप दोनों गोलों को एक चालक तार से जोड़ेंगे तो आवेश क्या होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आएगा और आवेश का स्थानांतरण होगा जब तक कि क्या हो जाए, इनके आवेश समान ना हो जाए, सॉरी विभव समान ना हो जाए। तो वो वाली बात भी कर लेते हैं। आपने कहा एक गोला ये हो गया और दूसरा गोला ये हो गया, और आपने कहा दोनों को चालक तार से जोड़ देंगे। जोड़ दिया चालक तार से, भाई चालक तार से जोड़ना है ना, ये जोड़ दिया चालक तार से। अब जैसे चालक तार से जोड़ा तो इसका आवेश जो है वो Q1 ना रह के Q1 डैश, और इसका आवेश जो है वो Q2 ना रह के Q2 डैश हो गया। तो विभव समान है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब विभव समान हो तो V इक्वल टू, विभव का फॉर्मूला देख लेते हैं, V इक्वल टू KQ/R। और आपको ऐसा बताया गया था कि जो आवेश है वो त्रिज्या के, क्योंकि V कांस्टेंट है तो Q प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। क्योंकि V कांस्टेंट है, KQ/R इक्वल टू कांस्टेंट, तो Q प्रोपोर्शनल टू R। और Q समानुपाती हो जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे Q1 डैश अनुपात Q2 डैश बराबर, Q1 डैश अनुपात Q2 डैश बराबर क्या आएगा, R1 पहले की त्रिज्या R है और अनुपात 2R। अब देखिए आपको R से R तो कट रहा है, और अगर R से R कट रहा है तो आपका आंसर आ जाएगा 1:2। ये आ गया। अब हमने क्या कह रहे हैं, जोड़ दिया ये, तो कह रहे हैं कि इसके बाद पतले तार से जोड़ दिया जाता है, माना बड़े गोले पर नया आवेश घनत्व सिग्मा डैश है। तो पहले सबसे पहले बड़े गोले का आवेश तो लिख लो, आवेश घनत्व फिर लिखेंगे, आवेश लिखेंगे अनुपात बटे अनुपात का योग। Q2 के रेशियो में अनुपात 2 है, अनुपात का योग इन दोनों का योग 3 है, इनटू कुल आवेश, और कुल आवेश आपके पास कितना है 20 पाई सिग्मा r²। ये Q2 डैश की वैल्यू आ गई आपके पास में, और अगर ये Q2 डैश की वैल्यू आ गई तो इस पर आवेश घनत्व पूछा है, लिख लेते हैं आवेश घनत्व इस पे। तो इस पर आवेश घनत्व जो आएगा वो क्या आएगा, आवेश घनत्व सिग्मा डैश बराबर आवेश अपॉन पृष्ठीय क्षेत्रफल।
4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 2r का स्क्वायर। तो आपने कहा कि जो सिग्मा डैश बनेगा वो Q2 डैश बनेगा, और Q2 डैश बताइए क्या है। Q2 डैश है 20/3, क्या है, सॉरी 2/3। क्या लिखेंगे Q2 डैश को 2/3 इंटू 20 पाई सिग्मा आर स्क्वायर। यही है वैल्यू, देख लीजिए आप एक बार। क्या है वैल्यू, 2/3 20 पाई सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन, क्या लिखेंगे, 4 पाई इंटू 4r स्क्वायर। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कर दीजिए, बाकी आंसर आ जाएगा। तो कैंसिल आप कहेंगे कि सर ये पाई ने पाई को कैंसिल किया, और कुछ। अब देखेंगे 4 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो देखिए क्या रह गया आपके पास, सिग्मा डैश इक्वल टू 2 इंटू 5 सिग्मा अपॉन 3 इंटू 4। 2 से 2 टाइम्स ये कैंसिल हुआ, सिग्मा को अपॉन में लाइए, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा आपका, बनेगा सिग्मा डैश बाय सिग्मा इक्वल टू 5/6, इक्वल टू 5/6। ये आंसर आ गया आपका। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 5/6। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है, ऐसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। और 22 का क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। कह रहे हैं दो एक समान धात्विक गोले ए और बी जब हवा में निश्चित दूरी पर रखे जाते हैं तो एक दूसरे पर एफ बल लगाते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। एक और समरूप अनावेशित गोला सी पहले ए से संपर्क करता है, फिर बी से संपर्क करता है, और अंत में ए और बी के मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है। ए और बी के मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है। सी पर अनुभाग बल बतलाइए कितना होगा। चलिए देख लेते हैं कितना होगा। ऐसा है, आपको बोला गया है कि एक गोला ये हो गया और एक गोला ये हो गया, ये दोनों गोले हो गए ए और बी। ये गोला हो गया आपके पास ए और ये हो गया बी, ठीक है। एक निश्चित दूरी पर वायु में रखे हैं, हमने मान लिया आर दूरी पर रखे हैं। तो प्रतिकर्षण बल कितना लगाते हैं, एफ। और अगर ये एक दूसरे पे एफ प्रतिकर्षण बल लगाते हैं तो हमने कहा एफ इज इक्वल टू के, ठीक है। एक समान धात्विक गोले ए और बी निश्चित दूरी पर रखे हैं, एफ प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। तो आप यहाँ पर एक समान धात्विक गोले हैं तो आवेश हम लगभग इनके समान कंसीडर कर सकते हैं। और आवेश अगर समान मान लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि आवेश के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है क्वेश्चन में। तो आप ऐसा करो, इसको भी क्यू मान लो और इसको भी क्यू मान लो। तो हमने लिखा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा के क्यू स्क्वायर, यहाँ पर इस वाली कंडीशन का के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आगे बोला गया है कि एक और समरूप अनावेशित गोला सी पहले ए से संपर्क है। तो आपको पता है जैसे ही आपने इसको ए से संपर्क करवाया तो अभी हमने पढ़ा था कि ये Q/2 में डिवाइड करेगा इसका आवेश, कर दिया। फिर कह रहे हैं पहले ए से फिर बी से संपर्क करवाया जाता है, और बी से संपर्क करवाएंगे तो आपको पता है जैसे ही आप इसको बी से संपर्क करवाएंगे तो यहां पर आपका Q/2 ये लेके आया था प्लस Q और अपॉन 2, क्योंकि चालन क्रिया हो रही है तो 3Q/4 हो जाएगा, 3Q/4। फिर बोला गया है बी के मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है, अंत में ए और बी के मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है, तो इसके खुद के पास आवेश कितना है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। तो इसके पास भी आवेश कितना रह गया, इसके पास आवेश रह गया 3Q/4। ओके, इनको जोड़ दीजिए आपस में। जोड़ेंगे तो ये R/2 है, अगर इसको R माना था हमने तो, और ये भी R/2 है मध्य बिंदु, तभी कहलाएगा इन दोनों का। और अगर ऐसा है तो अब आपको सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो कह रहे हैं गोला सी पर अनुभव बल बतलाइए, ये सी कितना बल का अनुभव करता है। तो देखिए इन दोनों में तो लगेगा आपका ये जो ए और बी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब आप देखिए ए बी और सी में प्रतिकर्षण इधर लगेगा, और ए और सी में भी प्रतिकर्षण लगेगा, इधर लगेगा। इसको हमने बोल दिया F2 और इसको हमने बोल दिया F1।
बी और सी में प्रतिकर्षण, ए और सी में भी प्रतिकर्षण। तो अब परिणामी बल कैसे आना चाहिए? परिणामी बल आएगा आपका एफ नेट बराबर क्या लिखेंगे? F1 माइनस एफ, ये हो जाएगा। और अगर ये F1 माइनस F2 होगा तो आप देखिए इन दोनों के बीच में जो बल है F1 के Q1 3Q/4 इंटू 3Q/4 अपॉन R/2 का स्क्वायर। ठीक है, किसका स्क्वायर होना चाहिए? R/2 का स्क्वायर होना चाहिए। और R/2 का स्क्वायर होना चाहिए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं एफ नेट बराबर के इंटू Q1। Q1 लिख लीजिए, Q1 क्या है आपके पास में? 3Q/4। और Q2 क्या है आपके पास में? Q2 भी है 3Q/4। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है? R/2 का होल स्क्वायर माइनस F2 इन दोनों में है तो क्या लिखेंगे? K इंटू माइनस K इंटू Q/2 इंटू 3Q/2 डिवाइडेड बाय R/2 होल स्क्वायर। चलिए अब कॉमन जो आ रहा है उसको कॉमन लिखते हैं, बाकी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आएगा K इंटू 3Q/4, ये 4 है तो यहाँ पे आएगा 3Q/4, ये कॉमन आ गया, K 3Q/4। अब आप कहेंगे ऐसा करिए सर, इसमें से Q/2 भी कॉमन ले लीजिए, अपॉन में R/2 भी का स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, ये बचा आपके पास में। क्लियर है? अच्छा जी। और K इंटू 3Q/4, Q/2 कॉमन आ गया, यहाँ से Q/2 कॉमन आ गया तो आप लिखेंगे 3Q/2 बचा यहाँ पे। ओके, और यहाँ पर क्या बचा? अगर आपने Q/2 3Q/2 के पूरा कॉमन ले लिया तो माइनस का 1 रह गया यहाँ पे। क्लियर है क्या? इतना क्लियर है? ओके। ओके, अगर ये क्लियर है तो आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेंगे, सॉरी ये क्यू नहीं आएगा, क्यू ऑलरेडी आपने कॉमन लिया है, तो 3/2 आएगा, 3/2 आएगा। और 3/2 आएगा, 3/2 माइनस 1 तो ये 1/2 रह गया। इसको आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 3/8 क्या बनाया आपने? एफ नेट इक्वल टू के इंटू 3/8। ठीक है, क्या बना आपके पास? 3/8। देखिए 3/8 के क्यू स्क्वायर, 3/8 इंटू के और क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बाय 4, ये आपका वैल्यू बन गया। 3 क्या बना? के इंटू 3/8 क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4 और इंटू 1/2 आर स्क्वायर बाय 4 इंटू 1/2। बस इसको सिंप्लीफाई अगर आपने कर लिया तो फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, के 3/8 क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4 इंटू 1/2। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 से 2 टाइम्स कैंसिल, तो आपका क्या बना? 3/2 के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, 3/2 के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू 1/2। आपको पता है के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एफ है, तो 3/4 एफ, ये आंसर बन जाएगा आपका। फाइनली क्या बनेगा? 3/4 एफ। आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है?